चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जितेंद्र, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूंगी। ये मिस कॉल लोगों को काफी परेशान अब करने लगे हैं। हमारे दफ्तर में भी कई लोग हैं, मुझे भी आए हैं ऐसे कॉल्स अलग अलग नंबरों से। और अब ये मसला क्या है, सबसे पहले ये समझाएं, ये हो क्या रहा है? नहीं, पिछले करीबन 10 दिन में 10 से 12 मैसेज और 5-6 कॉल मुझे भी आए हैं। जी। और पूरा का पूरा स्कैम है ये। +1 के नंबर से +92 हर मतलब मोस्टली कंट्रीज जो बाहर के नंबर से जो वर्चुअल नंबर लेके व्हाट्सएप एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद आपको मिस कॉल मारी जाती है। आप कॉल बैक करते हैं तो कोई फोन उठाता नहीं है, फिर एक मैसेज आता है कि हमारे पास आपके लिए एक वर्क फ्रॉम होम का ऑफर है, एक जॉब है, आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस लाइक करने हैं या कुछ पोस्ट लाइक करने हैं और आपको इस काम के लिए 250 रुपए मिलेंगे। और कुछ लिंक्स भेजे जाते हैं फर्जी, और शुरू में लोगों को 200-300 रुपए दिए भी जाते हैं। पर वो देने के लिए पहले उनकी अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती हैं, उनका आई कार्ड मांगा जाता है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो आप 200 रुपए के बदले में अपना सारा का सारा जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन इस तरह का है वो उनको देते हैं। फिर साथ में इस स्कैम के साथ साथ एक दूसरा स्कैमर भी उनको कांटेक्ट करता है जिसके पास उनकी बैंक की जानकारी है। वो अलग स्कैम है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, कि आप रोकना चाहते हैं तो ओटीपी दे दीजिए। इस इस्तेमाल का इस इंफॉर्मेशन जो अभी आपने दी यहाँ पे 200 रुपए के लिए, उसका इस्तेमाल एक दूसरा स्कैमर कर रहा है। और ये जो पहले स्कैमर हैं, ये फिर आपको आगे बोलते हैं कि देखिए अभी आपको पर वीडियो 200 रुपया मिल रहा है, अगर आप 10,000 का एक प्रीमियम अपना स्टेटस अपग्रेड करेंगे तो आपको एक वीडियो लाइक करने का 400 रुपए मिलेगा। तब भी पैसे दिए जाते हैं। तो 15-20 दिन में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति जो है अपना 20-25-50 हजार रुपए लगा चुका होता है। फिर स्कैम शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि देखिए वो कुछ एरर आ रही है, अगर आप 50,000 रुपए और डिपॉजिट करेंगे तभी आपको एक साथ अगले रेट के ऊपर पूरा पैसा मिलेगा। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए स्कैम के अंदर खो दिए, और कोई कार्रवाई इसके ऊपर फोन को रोकने के लिए मुझे नहीं लगता इस समय सरकार की तरफ से कोई हो रही है। और वो दिक्कत भी इसलिए कि ये वीओआईपी कॉल्स है, व्हाट्सएप कॉल्स है। अगर नॉर्मल जीएसएम नंबर पे कॉल आ रहा था तो सिम बंद कर देते, और ये नंबर भी बाहर के हैं। पर इसमें जो सबसे बड़ी जो एक कार्यवाही सरकार कर सकती है, जब भी इस तरह का स्कैम होता है, जब भी इस तरह का कहीं पे पैसे का आदान प्रदान होता है, तो लोकल बैंक अकाउंट का, भारत के किसी बैंक अकाउंट का या वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहां मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह उस चीज को कार्रवाई करने में विफल रही है। लोग फर्जी अकाउंट लोगों के किराए पर लेके, जनधन अकाउंट पुराने गरीबों के किराए पर लेकर उस पर स्कैम कर रहे हैं। कई लोग फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पे अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर किसी भी व्यक्ति का अकाउंट के अंदर अगर फ्रॉडुलेंट केवाईसी पाया जाए तो बैंक के खिलाफ और व्यक्ति के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये स्कैम लिटरली बंद हो। क्योंकि सरकार को हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये नंबर्स को ब्लॉक करना या इंटरनेशनल नंबर को ट्रैक करना उनके शायद एक समस्या हो सकती है, समय लगता है। मगर भारत के अंदर जो लोकल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल या वॉलेट्स का इस्तेमाल स्कैम के लिए किया जा रहा है, मुझे लगता है वो पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, हमारे बैंकिंग संस्थानों की है और हमारे समाज की भी है। कि सरकार जब केवाईसी इनेबल बैंकिंग वेरिफिकेशन करना चाहती है, आधार इनेबल बैंक अकाउंट लिंकिंग करना चाहती है, तो हम ही लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारा प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, हम आधार क्यों दें, हम बायोमेट्रिक क्यों दें। तो मुझे लगता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा भुगतेंगे। अगर आप आज के जमाने में अगर बायोमेट्रिक इनेबल केवाईसी का विरोध करेंगे तो ये फर्जी सिम भी लोग लेंगे, फर्जी बैंक अकाउंट भी खोलेंगे और फ्रॉड भी होंगे। तो मुझे लगता है जो समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो 10-20 हजार रुपए खो दे रहा है इन स्कैम्स के अंदर, जिसके लिए कोई पुलिस की सहायता या बैंकिंग संस्थानों की कोई सहायता अवेलेबल नहीं है, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे समाज को भी फैसला लेना चाहिए सरकार के साथ कि हम हमारे सारे बैंक अकाउंट्स का और सिम कार्ड्स का हम बायोमेट्रिक इनेबल केवाईसी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और क्या सावधानियां बरतनी होंगी? और जो इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, सबसे पहले जो व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं, इनको लेके इस वक्त क्या कुछ किया जाना चाहिए? लोगों को सबसे पहले वो बता दे ताकि ये जानकारी रहे कि इस चीज से बचा जा सकता है। देखिए अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर कि डीएनडी से आप उसमें रजिस्टर करवाएं, आप सस्पिशियस ऐप इंस्टॉल ना करें। अब समस्या डीएनडी के साथ ये है कि मैं भी आज डीएनडी में रजिस्टर्ड हूँ, उसके बावजूद मुझे व्हाट्सएप पे या नॉर्मल कॉल्स के ऊपर, एसएमएस के ऊपर इतने स्पैम कॉल्स आते हैं प्रॉपर्टी के लिए, लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, और उसके ऊपर ट्राई की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। आप भी अगर आप सुबह शाम देखेंगे, आधे तो बैंकिंग अलर्ट आपके इसलिए मिस हो जाते हैं, कम से कम 50-60 सुबह स्पैम मैसेजेस आपको शॉपिंग के, क्रेडिट कार्ड के, ऑफर के, वेदर के, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। और ट्राई उसके ऊपर एक मूक दर्शक बना देख रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है कार्यवाही करने के लिए। वो संस्थान आज पूरी तरह अपनी इस जिम्मेदारी में स्पैम को रोकने में विफल हो चुका है। दूसरी बात, अब सस्पिशियस ऐप ना इंस्टॉल करो। ज्यादातर लोग आज इसके बारे में साक्षर भी हैं, करते भी नहीं, और अगर वो अननोन सोर्स से कोई ऐप है तो गूगल भी उसको रोकता है। ये जो स्कैम है, इसमें समस्या ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर हो रहा है, ये रेप्यूटेड ऐप है, और व्हाट्सएप के अंदर इस तरह की कॉल फिल्टर की कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप डीएनडी जो है वो जीएसएम कॉल के लिए है, ऐप बेस्ड कॉल्स के लिए डीएनडी का कोई उस पर इफेक्ट नहीं है। वो एक तरह से नेशनल सर्विस है जीएसएम कॉल के लिए।
तो अब मुझे ये लगता है कि हमारे को ये देखना है कि किस तरह से हम एक समस्या को वो देखें कि अगर कोई भी नंबर स्पैम में रिपोर्ट होता है, स्कैम में रिपोर्ट होता है, तो कम से कम तुरंत उसको जो है सस्पेंड किया जाए। अभी तो हालत ये है कि आप इंटरनेशनल नंबर छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के लोकल नंबर से इतने सेक्सटॉर्शन स्कैम किए जा रहे हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने उसके ऊपर रिपोर्ट किया, मेरी निगरानी में उन्होंने 1930 पे रिपोर्ट किया और 6 महीने बाद भी वो लोग और लोगों को स्कैम कर रहे हैं उसी नंबर से। तो अब इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल नंबर है इसलिए हो आया या हमने क्या नहीं किया। कानून में व्यवस्था है, 1930 के ऊपर हेल्पलाइन है, यूजर ने रिपोर्ट किया है, उसके बावजूद अगर 6 महीने से वो नंबर चल रहा है तो किसी ने और किसी को तो जिम्मेदार उसके लिए आपको ठहराना होगा। तो मुझे लगता है कि पवन जी कह रहे थे कि कानून के अंदर वैसे भी व्यवस्था इस समय कम है, पर जो व्यवस्था आज है निर्धारित है, जिसकी जो परिभाषित अपराध है और जिसके लिए सरकार ने एक तरह से पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बनाया है, उसमें रिपोर्ट करने के बाद भी हमें अगर वो नहीं रुक रहा है तो किसी ना किसी की जिम्मेदारी आपको तय करनी होगी कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज आप बजट लेके साइबर सुरक्षा के चले जाइए, कम से कम 5 एजेंसियां लाइन में लाके खड़ी हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, बजट मुझे दे दीजिए। मगर जब जिम्मेदारी फिक्स करने की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा सेवन धरती चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा चल।